Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we have already covered the two phases of the Stone Age, that is Paleolithic Age and Mesolithic Age, and now we are going to study Neolithic Age in this video. हमने पिछले दो वीडियो में दोस्तों पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल खत्म कर लिया था और आज हम नव पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि इसे महान परिवर्तनों का काल कहा गया। क्यों कहा गया वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहले हमने आपको दो वीडियोस में पैलियोलिथिक एज मैंने पी से लिखा हुआ है, मेसोलिथिक एज पढ़ा दिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम नियोलिथिक एज पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया था, मध्य पाषाण काल हमने पढ़ लिया था, नव पाषाण काल आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूं पिछले दो वीडियो के बारे में, हल्का सा, क्योंकि आपको आइडिया लग जाए। हालांकि आप जाकर पूरे वीडियो को देखें, प्रीवियस दोनों वीडियो को, ताकि आपको स्टोन एज पूरी तरह से समझ में आ सके। देखिए पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल 3 फेजेज में बटा हुआ था, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। एक फेज में ये है, एक ही फेज में है, और ये भी एक ही फेज में है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे क्या था, देखिए हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं, मैंने बार बार कहा है कि चेंजेस पे ध्यान देते हैं। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो सिर्फ शिकार पे जिंदा है। हंटिंग एंड गैदरिंग है यहां पर, फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, क्योंकि यहां पर वो खाद्य संग्राहक है, शिकार करता है, मछली पकड़ता है, यही काम है इसका। यहां पर जब आएगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यहां पे इसे फायर की जानकारी हो जाएगी, आग का ज्ञान हो जाएगा और पशुपालन ये शुरू कर देगा। व्यापारिक स्तर पे नहीं, व्यापारिक स्तर पे यहां शुरू होगा। और यहां पे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा नियोलिथिक एज में, जब इंसान को, ह्यूमन को, मानव को एग्रीकल्चर का ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जिसे गोल्डन चाइल्ड ने कहा है ग्रेट रिवॉल्यूशन। नियोलिथिक पीरियड को गोल्डन चाइल्ड ने, याद रखिएगा, मैं यहां लिख भी दूंगा, पीरियड ऑफ ग्रेट रिवॉल्यूशन, ठीक है, महान परिवर्तनों का काल, ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे, ठीक है। नियोलिथिक एज पढ़ते हैं, इसे अच्छे से पढ़िए और इस पे पकड़ बनाइए। तो आज हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे नव पाषाण काल, ठीक है। इसके फेज की बात करें, पीरियड की बात करें, तो हमने पीरियड बताया था कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड है आपको 8000 BC टू 6000 BC अप्रोक्सीमेट इसको लिया गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, टाइम पीरियड को लेके इसमें चिंता नहीं करना है, मेन विशेषताओं को, साइट्स को और चीजों को समझना है यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में सबसे पहली बात, नव पाषाण शब्द जो है, ठीक है, नियोलिथिक, लिथिक या नव पाषाण, ये जो शब्द है, ये वर्ड है, सबसे पहली बार ये नाम दिया था जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने, आपको याद रखना है। और कहां दिया था, एक मैगजीन है, उस मैगजीन का नाम है प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। ये नियोलिथिक शब्द जो है, वर्ड जो है, इस वर्ड को कहा था पहली बार जॉन लुबाक ने, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं इसको, ये वर्ड, पहली बार ये वर्ड जो शब्द जो था
इस शब्द का इस्तेमाल जॉन लुबाक ने किया। प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक मैगजीन है वहां पर, ठीक है। लेकिन इसे एक रिवॉल्यूशन कहा, नवपाषाण काल को रिवॉल्यूशन, क्रांति, क्रांति कहा, महान परिवर्तनों का काल, महान परिवर्तनों का समय। तो ये कहा किसने? ये कहा गॉर्डन चाइल्ड। ये हिंदी में भी गॉर्डन चाइल्ड ही बोलेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो हम आगे बात समझेंगे, देखिए जो टूल्स मिले नवपाषाणकालीन या नियोलिथिक टूल्स, टूल्स कहें, इंप्लीमेंट्स कहें, उपकरण कहें, उपकरण, ये जो हुआ ये देखिए दो जगह पे, ये एक तो साउथ इंडिया में, तो साउथ नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में पहला उपकरण या टूल्स इसने खोजा, नियोलिथिक टूल्स, वो उनका नाम है ली मैन स्वीयर। देखिए नाम में कहीं कहीं स्पेलिंग में आपको किताबों में अलग अलग मिल सकता है। ली मैन स्वीयर नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको, ली मैन स्वीयर, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, नाम यही होगा, ठीक है। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो थे, जिन्होंने पहला टूल खोजा, जिन्होंने पहला उपकरण खोजा, वो थे नेवेलियन फ्रेजर। हिंदी में भी लिख देता हूं, नेवेलियन फ्रेजर, ठीक है। नेवेलियन फ्रेजर। तो ये नवपाषाण काल, पहली बार जो शब्द का इस्तेमाल किया जॉन लुबाक ने किया, याद रखिएगा, मैगजीन है प्री हिस्टोरिक टाइम इस शब्द को। लेकिन जो क्रांति कहा, महान परिवर्तनों का समय कहा, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, ठीक है। टूल्स मिले जो नॉर्थ इंडिया में मिले, साउथ इंडिया में मिले। नॉर्थ इंडिया में जो पहला टूल जो खोजा गया वो खोजा गया ली मैनस्वेयर के द्वारा, और साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में जो खोजा गया वो खोजा गया नेवेलियन फ्रेजर के द्वारा। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ते हैं यहां पर कि ये एक रिवॉल्यूशन था, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। तो रिवॉल्यूशन क्यों कहा, ठीक है, इस पे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटाता हूं। देखिए इसे कहा गया गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। क्या कहा गया? रिवॉल्यूशन, क्रांति कहा गया इस पीरियड को, नवपाषाण क्रांति, ठीक है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, ये कहा गया। क्यों कहा गया, इसके रीजन देखिए, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहली बात हमने बताया कि पैलियोलिथिक एज में इंसान, मानव जो है वो सिर्फ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट था, ठीक है। शिकार करता था, मछली पकड़ता था, ठीक है, फ्रूट्स खाता था, जंगलों में जो भी मिल जाए वो खाएगा और उसी पे अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है। पैलियोलिथिक में मैंने बताया कि आग और पशुपालन की जानकारी, पशुपालन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, आग की जानकारी हो जाएगी। नियोलिथिक में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तभी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा पीरियड ऑफ ग्रेट रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहां
मानव को ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और जैसे ही एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ठीक है, हाँ, इट ब्रॉट अबाउट द ग्रेट चेंजेस। ठीक है, क्या होगा यहां पे एग्रीकल्चर की जानकारी हो गई। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर की जानकारी जब हो जाएगी तो आपको पता है क्या होगा, जैसे ही एग्रीकल्चर ये करना शुरू करेंगे, खेती करना शुरू करेंगे, तो फसल जब लगाएंगे तो फसल को काटने के लिए इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, दोनों पीरियड में नोमैडिक लाइफ था, एक तरह का नोमैडिक लाइफ जीते थे, बंजारों की तरह खाना बदोश, यहां गए वहां गए वहां गए, अलग अलग जगहों पे गए खाने की तलाश में। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का ज्ञान हुआ, ये फसल बोएंगे, हाँ, कल्टीवेशन शुरू करेंगे और फसल को काटने के लिए, उसके देखरेख के लिए इनको वहां पे रुकना पड़ेगा। तो जब रुकेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व आ गया, स्थायित्व आ गया। स्थायित्व का मतलब क्या होगा, लोग उस एक जगह पे रहने लगेंगे, रहने लगेंगे तो यहां पे विलेज का विकास हो जाएगा, गांव। और जब गांव होगा तो वहां पे हाउस का भी यानी घर का कॉन्सेप्ट आएगा। परिवर्तन हो रहा है, हाँ, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब तक जो इंसान घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करता था, खाना ढूंढता था, खाना बदोश जीवन था, वो क्या करता था, क्या हुआ उसके साथ, जैसे ही उसने एग्रीकल्चर शुरू किया स्टेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखिए, जब एग्रीकल्चर होगा, प्रोडक्शन होगा, अन्न उगाए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब उगाया गया अन्न होगा, हाँ, जो प्रोडक्शन होगा उसको रखना भी तो होगा, कहीं स्टोर भी तो करना होगा, तो स्टोर की जरूरत इनको पड़ेगी। तो स्टोर की जरूरत जब पड़ेगी, उनको स्टोर करना होगा, भंडारण करना होगा, तो फिर यहां पे क्या करेंगे, पॉटरी, यानी कि मृद भांड, बर्तन एक तरह के हैं, पॉटरी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, पॉटरी की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद एक जगह रहने लगे। मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन यहां भी होगा, लेकिन अब यहां मतलब बदल जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पशुपालन। लेकिन यहां का पशुपालन क्या है, वहां जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, व्यापारिक यूज नहीं हो रहा था। यहां बड़े स्केल पे करेंगे और व्यापारिक यूज होना शुरू हो जाएगा पशुपालन का। ठीक है, उसके बाद औजार तो वही रहेंगे, जो उनके पास टूल्स थे, इंप्लीमेंट्स थे, औजार वही रहेंगे, लेकिन औजारों में एक परिवर्तन होगा, वो अच्छी तरह से घिस के बनाए जाएंगे, उनको अच्छा खूबसूरत शेप दिया जाएगा, अधिक शार्प होंगे, ठीक है ना, और उस पे पॉलिशिंग होगी। तो पॉलिशिंग यहां पे जो पहले नहीं होता था, पॉलिशिंग शुरू हो जाएगी। पॉलिशिंग किस पे, औजारों पे। ठीक है, पॉलिशिंग, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, पॉलिशिंग ऑफ टूल्स, टूल्स पे पॉलिश होने लगेगा। ठीक है, और फाइनली एक चीज और हम जान लेते हैं इसमें कि हड्डियों के यानी बोन्स के इंप्लीमेंट्स या टूल्स या उपकरण या औजार जो भी कहें आप, वो आपको मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्यपुरा पाषाण काल में भी मिले थे, लेकिन बड़े पैमाने पर यहां देखे जाएंगे बोन्स के इंप्लीमेंट्स। तो हड्डियों के
उपकरण, ठीक है। बोन टूल्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ, हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था। पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल में इंसान क्या करता था, पूरा पाषाण काल में सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, शिकार करना, खाद्य संग्रह था, तो वही करता था, मछली पकड़ता था और खाता था, जगह जगह घूमता था, नोमैडिक लाइफ था, बंजारों वाला खाना बदोश जीवन था। लेकिन मेसोलिथिक जब लाइफ में आता है तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, ये भी बताया था, जानवर छोटे हो जाएंगे, एनिमल्स छोटे हो जाएंगे, कुछ नई तरह के स्पेसीज आएंगे, प्लांट्स के और वनस्पतियों के, प्लांट्स के, जीव जंतुओं के, और पशुपालन स्टार्ट होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखिए बस स्टार्ट होगा। और नियोलिथिक एज में बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो जाएगा पशुपालन, क्योंकि अब उनका कॉमर्शियल यूज होगा, व्यापारिक इस्तेमाल होगा। यहां आते आते नियोलिथिक एज में मैंने बताया कि भाई अब अस्थायित्व तो आएगा, क्यों, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर का, कृषि का ज्ञान हो गया, ठीक है। कृषि मैं लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, कृषि का ज्ञान हो गया। कृषि जब आएगा, खेती करना शुरू करेंगे, प्रोडक्शन होगा, अन्न उगाएंगे या जो भी चीजें उगाएंगे उनके, उससे क्या होगा, उनको फसल काटने के लिए रुकना पड़ेगा एक जगह पे, तो जब रुकेंगे तो स्थायित्व तो आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इससे कुछ लोग मिलकर रहेंगे, विलेज और गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो इन्हें घर की जरूरत पड़ेगी। अब जब खेती होगी तो खेती से जो प्रोडक्शन होगा उनको रखने के लिए बर्तन चाहिए, मृदभांड और पॉटरी की शुरुआत हो जाएगी, और डोमेस्टिकेशन जो है अब लार्ज स्केल पे शुरू होगा, इनका कॉमर्शियल यूज शुरू होगा। हड्डियों के औजार जो हैं, औजार ये पॉलिश किए जाएंगे, ठीक है। जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो रफ औजार मिलते थे, जो रफ औजार होते थे, अब उनको घिसा जाएगा, उसमें पॉलिश किया जाएगा, उसको एक अच्छा शेप दिया जाएगा, उनके शार्पनेस को बढ़ाया जाएगा, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे और पॉलिशिंग शुरू हो जाएगी, और फिर हड्डियों के उपकरण भी बड़े पैमाने पर मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है, हम इंपॉर्टेंट साइट्स की तरफ, जो नियोलिथिक साइट्स हैं। औजारों के बारे में मैंने बता दिया, औजार मोर और लेस वही रहेंगे, उपकरण वही रहेंगे, बस सिर्फ अंतर यही आएगा कि बेटर हो जाएंगे, पहले के हिसाब से क्वालिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि घिस के बनाए जाएंगे, पॉलिशिंग होगी, तो ये चीजें इसमें इंप्रूवमेंट लाएगी, बेटर करेंगी इंप्लीमेंट्स को, उपकरणों को। तो अब हम बढ़ेंगे साइट्स की तरफ। नियोलिथिक फेज के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसे हम कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए एक मैप बना लेते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए हम एक मैप बना लेते हैं यहां पर, देखिए ये पाकिस्तान हो जाएगा ऑलमोस्ट, और ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। मैप समझते होंगे आप। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उस पे जो कुछ, सारे के नहीं, कुछ लिखेंगे, और उसमें से कुछ साइट्स की विशेषताएं जो है उनको हम, जो इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, ये बलूचिस्तान का इलाका है, देखिए ये है पंजाब का इलाका, इधर ये पाकिस्तान है, पंजाब हो जाएगा, पंजाब के इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर सिंध का इलाका हो जाएगा, और ये बलूचिस्तान का इलाका है, जहां पे मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान है, और यहां पे बलूचिस्तान में होगा मेहरगढ़,
मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान का इलाका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए ये है उत्तराखंड, और यहीं से देखिए यहां पे ये एक तरह से छोटा सा मैंने मैप ले लिया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। यहां पे देखेंगे तो गंगा और यमुना, ठीक है, ये यमुना इसकी सहायक नदी है, और यहीं पे है इलाहाबाद जहां पे गंगा और यमुना मिलती है। मैप का थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं पे एक नदी और बहती है टोंस, ठीक है, तो वो नदी है, और यहीं पे आपको इलाहाबाद के पास 3 साइट्स मिलेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये 3 साइट्स कौन से होंगे देखिए, ये 3 साइट्स हो जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये यूपी है, मैं लिख देता हूं। तो यूपी में हो जाएंगे आपको जो 3 साइट्स होंगे, वो पहला हो जाएगा आपको कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ, उसके बाद चौपानी मांडो। सबकी विशेषताएं भी देखेंगे अभी हम लोग, पहले लिख लेते हैं चौपानी मांडो, ठीक है, और उसके बाद एक है महागरा, ठीक है। तो ये हो गया 3 साइट्स आपको उत्तर प्रदेश में हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे है, अगर हम देखें छोटा सा एक एरिया अगर यहां पे, तो ये हो जाएगा बिहार, और बिहार में आपको मिलेगा चिरांद, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के चिरांद, सारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, ठीक है, चिरांद ये बिहार में, ठीक है। यहाँ पे चिरांद की जगह मैं यहाँ पे बिहार लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सटा हुआ वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है, आप ऑलमोस्ट लीजिएगा, एग्जैक्ट आप मैप मत लीजिएगा, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आपको, वेस्ट बंगाल में होंगे आपके पांडु रजार विधि, पांडु रजार विधि, पांडु रजार बीबी, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में अंतर हो सकता है किताबों में भी, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं पांडु रजार बीबी। भरतपुर भी है, एक और आपको हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में, और भरतपुर भी लिख सकते हैं, हालांकि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है। भरतपुर, ये जो दोनों हैं, ये दोनों होंगे कहां पे हैं, वेस्ट बंगाल में। मैं यहां पे लिख देता हूं ये दोनों जो हैं, ये हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, देखिए अब कश्मीर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कौन कौन से हैं, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक होगा बुर्ज होम, और दूसरा होगा, साफ जगह लेता हूं, बुर्ज होम एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा गुफ करा, ये कश्मीर में हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए आप इधर, मेहरगढ़ हो गया, ये आपको कर्नाटका, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश में ऊपर का जो पार्ट होगा यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है। ऑलमोस्ट लीजिएगा इसको, एग्जैक्ट तो खींचना मुश्किल है ना हाथ से। तो यहाँ पे कर्नाटका में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप देखिए कर्नाटका में हो जाएगा मास्की, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे कर्नाटका, ये कर्नाटका है, ठीक है। या फिर यहां क्लियर करने के लिए लिख देता हूं, ये जो है ये आपको कर्नाटका है, ऐसे लिखता हूं कर्नाटका, देखिए मैंने लिख दिया कर्नाटका। तो कर्नाटका में हो जाएगा मास्की के बाद हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद कोडिकल, ठीक है, कोडिकल हो जाएगा। उसके बाद आपको संगनकल्लू, ये बस जानने के लिए है, बहुत ज्यादा हमें इस पे चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद टी नरसिंहपुर, उसके बाद कुपगल, ठीक है। उसके बाद पिकलीहल, देखिए कर्नाटका में जो है मास्की, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, कोडिकल, संगनकल्लू, टी नरसिंहपुर, कुपगल, पिकलीहल, ठीक है। ये कर्नाटका में है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, तमिलनाडु में। उसके बाद तेलंगाना, ये है तमिलनाडु में, TN लिखता हूं, ये है तेलंगाना, TEL लिख रहा हूं, तेलंगाना में उतनूर, देखिए ये पहले जो था ना, ये उतनूर जो था ये आंध्र में ही था, क्योंकि तेलंगाना तो अभी कुछ दिनों पहले बना है ना, कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले। तो उतनूर है, पहले ये तेलंगाना में ही था, पहले ये उतनूर जो था आंध्र में ही था, पूरा आंध्र का पार्ट था। अब उतनूर जो है कई किताबों में आपको मिलेगा, इवन एनसीईआरटी में, पुराना एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आंध्र मिलेगा उतनूर, लेकिन अब आपको ध्यान देना है इन चीजों पे कि बदलाव आ गया है और तेलंगाना में, ठीक है, उतनूर। आंध्र में जो है, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, ये नागार्जुन कोंडा, ठीक है। ये हो गया बुर्जहोम, मेहरगढ़। तो ये सारा हमने पढ़ लिया, देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उनके बारे में जो विशेषताएं हैं। एक आसाम में भी है, आसाम में हो जाएगा आपको दाउजली हार्डिंग, ये आसाम है ना, ये आसाम का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, आसाम में असम में देखिए, असम में आपको एक क्षेत्र है दाउजली हेडिंग, ठीक है। ये चीजें जो हैं आपको समझ लेनी है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कर्नाटका का दे दिया, तेलंगाना दे दिया हमने, तमिलनाडु का पय्यमपल्ली, नागार्जुन कोंडा है आंध्र का, एपी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पांडुरजारवीबी और भरतपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लेकिन हमें इसमें भी कुछ ही के बारे में जानना है, जैसे कि अब हम चलते हैं बुर्जहोम की तरफ। पहले बुर्जहोम, अब बुर्जहोम के बारे में अगर आप देखें तो बुर्जहोम में आपको समझ जाइए बुर्जहोम का मतलब क्या है।
बुर्जहोम का मतलब आपको कई जगह पे मिलेगा, मैं इधर लिखता हूं क्योंकि ये फिर मैं मिटा दूंगा। ये बुर्जहोम, बुर्जहोम का मतलब आपको कई जगह पर मिल जाएगा, जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ, और ये भी मिलेगा प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ इसका मीनिंग होता है बुर्जहोम का प्लेस ऑफ बर्च, क्योंकि ये जन्म स्थान कहा जाता है। बर्च भोज के वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, तो ये कहा जाता है। मीनिंग प्लेस ऑफ बर्च, BIRCH। ठीक है। बुर्जहोम में क्या है खासियत कि बुर्जहोम में आपको यहां पर एक तो ये हो गया, ह्यूमन प्लस डॉग, ये जो है इनके ग्रेव मिलेंगे एक ही साथ। ग्रेव में इंसान और डॉग दोनों को एक साथ दफनाया गया है कब्र में। मैंने ग्रेव लिख दिया, ह्यूमन प्लस डॉग ये बुर्जहोम में आपको मिलेगा। ठीक है। इंसान के साथ, उनके मालिक के साथ डोमेस्टिक जो डॉग होते थे उनको भी दफना दिया जाता था ग्रेव में, कब्र में। ठीक है। ये वहां पे एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी आपको यहां की एक मिलेगी, अगर हम कहें बुर्जहोम की, ड्वेलिंग पिट्स, ड्वेलिंग ड्वेलिंग पिट्स यानी कि गर्तावास, गर्तावास झीलों के किनारे मिलेगा ये गर्तावास, क्योंकि पानी की आवश्यकता होगी। तो ये मुख्य रूप से जो खूबी है, पहला तो आप समझ जाइए इसमें प्लेस ऑफ बर्च, बर्च के वृक्ष होते हैं तो उसी के नाम पे इसको रखा गया है बुर्जहोम। मीनिंग इसका प्लेस ऑफ बर्च, वृक्ष होता है बर्च। और इंसान और डॉग एक ही कब्र में है। ग्रेव यहां पे खाली लिखा है मैंने, ग्रेव एक ही कब्र में है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन प्लस डॉग, डोमेस्टिक डॉग्स को, डोमेस्टिक कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते हैं उनको उनके मालिक के साथ दफनाया गया है एक ही कब्र में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्तावास मिलेंगे, यानी कि गर्ता का मतलब वो गड्ढे होंगे, गड्ढे में घर बनाए जाएंगे। ठीक है। तो ड्वेलिंग पिट्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये खूबी यहां पर है। गुफ कराल, अब गुफ कराल की बात अगर करें तो गुफ कराल जो है यहां पर आपको, गुफ कराल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर्स, कुम्हारों की गुफा। ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं ताकि मैं लिख सकूं। अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग, गुफ कराल का जो मीनिंग होगा वो होगा केव ऑफ पोटर्स, यानी कि कुम्हारों की गुफा। ये हो गया। और यहां भी आपको मिलेंगे क्या, गर्तावास, यहां भी मिलेंगे गर्तावास। ठीक है। और हड्डियों के उपकरण, गर्तावास यानी कि ड्वेलिंग पिट्स, इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो ड्वेलिंग पिट्स। ठीक है। उसके अलावा गुफ कराल में जो होगा वो बोन टूल्स मिलेंगे, हड्डियों के। और ध्यान रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर का जो एरिया है वहां जो नियोलिथिक साइट्स हैं वहां सबसे ज्यादा हड्डियों का जो उपकरण मिलेंगे वो गुफ कराल में मिलेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो इधर से भी देख लीजिए गुफ कराल की 3 खूबियां, इसके बारे में मीनिंग अब जान लीजिए। गुफ कराल का मीनिंग क्या होता है, केव ऑफ पोटर्स यानी कि कुम्हारों की गुफा।
केव का मतलब गुफा। यहाँ पे भी जैसे आपको बुर्ज होम में मिला गर्तावास ड्वेलिंग पिट्स, यहाँ भी मिलेंगे गर्तावास। कुम्हारे को गुफा इसको कहा गया, ड्वेलिंग पिट्स मिलेंगे, गर्तावास मिलेगा, और बोन टूल्स मिलेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बोन टूल्स इसी साइड पे है। ठीक है, तो ये एक खूबी है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गुफकराल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आप देखिए, प्राचीनतम एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं। देखिए, मेहरगढ़ के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए यहां पर प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के, मेहरगढ़ पाकिस्तान में आज है, बलूचिस्तान का इलाका है मेहरगढ़। यहां पर एग्रीकल्चर के यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहरगढ़ कहीं भी आ जाता है कि कृषि के या एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस या प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, आज भी पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है। तो अब मेहरगढ़ में याद रखिएगा, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, यहां वीट की खेती होती थी, बार्ली, वीट यानी गेहूं, बार्ली यानी जौ, उसके अलावा ग्रेप्स यानी अंगूर, डेट्स यानी खजूर, ठीक है, उसके अलावा कॉटन यानी कपास, इसकी खेती यहां पे होती थी। तो प्राचीनतम इसका साक्ष्य है मेहरगढ़ एग्रीकल्चर का, और प्राचीनतम एविडेंस जो मिलेंगे यहां पर बुफेलो के, भैंस के प्राचीनतम एविडेंस भी यहीं से मिलेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि यहां गेहूं की खेती होती थी, आप नोट कर ले, वीट की दो किस्में, तीन किस्में, वीट की 3 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, 3 स्पीसीज ऑफ वीट, और बार्ली के 2 स्पीसीज। ठीक है, 3 किस्म गेहूं के और 2 किस्म जौ के, बार्ली यानी कि जौ, बार्ली भी होता था यहां पर। ठीक है, तो ये मिलेंगे, डेट्स, खजूर, ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है, कॉटन, कपास, ये सब मिलेगा यहां पे। और चूंकि यहां पर गेहूं की अच्छी खेती होती थी, तो इसे रोटी की टोकरी भी बोलते हैं, ब्रेड बास्केट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नियोलिथिक साइट है जिसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की टोकरी। ध्यान रखिएगा, सारा चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, कुछ चीजें मैंने बोल दिया है, आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इधर, कोल्डिहुआ, अर्लीस्ट एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस किस चीज के, राइस, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहुआ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चौपानी मांडो से अर्लीस्ट एविडेंस ये मिलेगा आपको, ये पॉटरी, मृद भांडों के बारे में, पॉटरी यानी कि मृद भांड के बारे में चौपानी मांडो से आपको मिलेगा अर्लीस्ट एविडेंस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप अर्लीस्ट एविडेंस, सवाल आ सकता है, अर्लीस्ट एविडेंस राइस के कहां से मिले, तो कोल्डिहुआ से। अर्लीस्ट एविडेंस पॉटरी के कहां से मिले, तो चौपानी मांडो से। ठीक है, महागरा, और महागरा में आप देखेंगे गौशाला, काउ शेड्स, अर्लीस्ट एविडेंस किस चीज के, काउ शेड्स, ये गौशाला आप कह सकते हैं इसको, गौशाला। गौशाला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाय है, पशुपालन होता था तो कोई भी एनिमल रखा जाएगा, तो अर्लीस्ट एविडेंस इसका होगा। ठीक है, कोल्डिहुआ से। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें और है इंपॉर्टेंट,
जैसे कि आपको यहां पर आपको चौपानी मांडो में आपको मिलेगा एक चीज और, बी हाइव लाइक। बी हाइव लाइक हट्स। देखिए बी हाइव लाइक हट्स, यानी कि ये कहां से, चौपानी मांडो से मिलेगा। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह यहां पे झोपड़ी मिलेगी। ठीक है, कहां पे, चौपानी मांडो में। और महागरा में आपको राउंड हट्स मिलेंगे। महागरा में आपको राउंड हट्स, राउंड गोलाकार, गोलाकार झोंपड़ी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहां भी आपको राइस और बार्ली, जौ और धान, यहां भी आपको मिलेगा। कहां पे, महागरा में। ठीक है, तो तीन चीजें आपने समझी यहां पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महागरा में क्या क्या चीजें होंगी। महागरा में आपको हो जाएगा गौशाला मिलेगा, राइस बार्ली और राउंड हट्स। महागरा में राइस और बार्ली, धान और जौ, आप लिख लीजिएगा, धान और जौ के एविडेंस मिलेंगे। काऊ शेड, गौशाला मिलेगा, यानी जहां एनिमल रखा जाता होगा, खाली गाय मत समझिएगा। अर्लीस्ट एविडेंस मिलेगा किस चीज का, यहां पे गौशाला का। देखिए अर्ली, ये यहां पे मैंने गलत कर दिया, ये अर्लीस्ट एविडेंस है राइस और इसके मिलेंगे, अर्लीस्ट एविडेंस नहीं है। महागरा में राइस और बार्ली भी मिलेंगे, लेकिन अर्लीस्ट एविडेंस मिलेगा आपको काऊ शेड के। ठीक है, और ये है, ये भी देखिए मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ी कर दी है, इसको आप सुधार लीजिएगा। अर्लीस्ट एविडेंस खाली यहां पे है, चौपानी मांडो में मिलेगा आपको अर्लीस्ट एविडेंस पॉटरी के, और चौपानी मांडो में बी हाइव लाइक हट्स, ये अर्लीस्ट एविडेंस नहीं है। अर्लीस्ट एविडेंस सिर्फ आपको पॉटरी के मिलेंगे। वैसे ही अर्लीस्ट एविडेंस काउशेड के मिलेंगे, लेकिन यहां पर महागरा में राइस और बार्ली भी होगा। ठीक है, चौपानी मांडो में बी हाइव लाइक हट्स भी मिलेंगे, लेकिन चौपानी मांडो में अर्लीस्ट एविडेंस पॉटरी का होगा। वैसे ही कोल्टिहुआ में अर्लीस्ट एविडेंस राइस का होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हमने हर चीज को समझ लिया। सारण में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरांद, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बस लिखने वाली बात है यहां पर, लेकिन चिरांद इंपॉर्टेंट है। चिरांद में आपको, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में, और चिरांद में आपको जो मिलेगा ये टूल्स मिलेंगे या इंप्लीमेंट्स कह ले, वो मिलेंगे किसके, बोन्स प्लस हॉर्न्स, और बड़े पैमाने पर मिलेंगे। और ये बोन्स और हॉर्न्स किसके होंगे, डियर के, हिरण के, यानी कि हिरण के बोन और हॉर्न से बड़े पैमाने पर यहां पे उपकरण मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप दो तीन बातें और समझ लीजिए कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कीजिएगा कि साउथ इंडिया में सबसे पहला क्रॉप जो था वो रागी या मिलेट था। अभी मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं मिटा के लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये अब मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड इन साउथ इंडिया इज मिलेट, और हिंदी में बोलेंगे रागी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब बिहार में बता दिया। अब देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। तेलंगाना में एक उतनूर है, उतनूर, उसके अलावा आपको हल्लूर, हल्लूर, हल्लूर के अलावा कोडिकल, यहां पे लिख देता हूं कोडिकल, कोडिकल के अलावा पिपलीहाल, पिकलीहाल, सॉरी पिकलीहाल, ठीक है। उसके अलावा आपको कुपगल, कुपगल, ठीक है। ये देखिए उतनूर, कोडिकल इंपॉर्टेंट है, हल्लूर, पिकलीहल, कुपगल, ये जो है ना यहां एसेज माउंट मिलेंगे। यहां मैं लिख देता हूं एसेज माउंट्स। एसेज माउंट का मतलब क्या होता है? राख के टीले। एसेज माउंट्स यानी कि, फिर से मैं लिख देता हूं थोड़ा क्लियर, एसेज माउंट्स यानी कि राख के टीले। कहां कहां पे? उतनूर, कोडिकल, हल्लूर, पिकलीहल, कुपगल। उतनूर जो है तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है। राख के टीले कैसे बनते थे? एक जगह पे पशुओं के जो गोबर होते थे, जो डंग होते थे, उनको ला के जलाया जाता था, ठीक है, और उससे वो प्लेस तैयार हो जाता था। तो ये एसेज माउंट्स, ये माउंट्स तैयार हो जाते थे, टीले तैयार हो जाते थे, राखों के टीले। तो मेरे ख्याल से आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को, इन सबको बस जानने की बात है कि कहां कहां है, ठीक है। जो मेहरगढ़ है, कोल्डिगुआ है, महागरा है, हाँ, उन सब के बारे में हमने डिटेल जान लिया। कोल्डिगुआ था, महागरा था, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने, इन सब साइट्स के बारे में जान लिया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।